हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है और क्या ये मैटर करता है कि आप किसी हाई एनएवी वाले फंड में निवेश करते हैं या फिर किसी लो एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में। और हम इस फर्क को एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी समझेंगे। इस सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कई फंडामेंटल और एसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारे प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू होती क्या है। नेट एसेट वैल्यू फॉर्मूला क्या है? तो एनएवी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एनएवी और नेट एसेट वैल्यू इज द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द शेयर्स हेल्ड इन अ पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग कैश माइनस द लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। तो एक म्यूचुअल फंड, अगर वो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो जितने भी स्टॉक्स वो ओन करता है उसकी टोटल करेंट मार्केट वैल्यू इंक्लूडिंग कैश, तो स्टॉक्स की टोटल वैल्यू प्लस बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स रिडम्पशन के प्रेशर को हैंडल करने के लिए या फिर अगर उन्हें मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, मार्केट बहुत इन्फ्लेटेड दिख रहा है, ओवर प्राइस लग रहा है, तो वो कुछ कैश पोजीशन भी रखते हैं। तो म्यूचुअल फंड ने जितने स्टॉक्स लिए हुए वो प्लस टोटल कैश माइनस टोटल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या हो सकती हैं? जो रिडम्पशन के लिए उनको रिक्वेस्ट आए हुए हैं या फिर कोई मिसलेनियस लायबिलिटीज हैं, तो उनको माइनस करने के बाद, तो स्टॉक्स की टोटल वैल्यू को कैश के साथ जोड़ने के बाद और माइनस लायबिलिटीज करने के बाद जो टोटल वैल्यू आई, दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। जितने यूनिट्स उस म्यूचुअल फंड ने अभी तक दे दिए हैं इन्वेस्टर्स को, उस टोटल नंबर से जब डिवाइड करेंगे उस टोटल वैल्यू को, तो नेट एसेट वैल्यू आती है किसी भी म्यूचुअल फंड की। Thus, the NAV of a mutual fund unit is nothing but the book value of a unit. तो जैसा आप बहुत सारे स्टॉक्स के साथ देखते होंगे, बुक वैल्यू क्या होती है? अगर वो कंपनी अपने सारे एसेट्स को लिक्विडेट करते, अपने सारे एसेट्स को मार्केट में बेच दे, तो उसकी वैल्यू उस कंपनी को कितनी मिलेगी, वो होती है बुक वैल्यू। तो एनएवी इन दैट रेस्पेक्ट इज वेरी सिमिलर टू द बुक वैल्यू ऑफ अ यूनिट। तो जैसे स्टॉक्स में उनकी बुक वैल्यू होती है, उसी तरह म्यूचुअल फंड्स में एनएवी होती है। तो एनएवी इज सिमिलर टू द बुक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। अब उसी फॉर्मूला को यहाँ पे पिक्टोरियली आप देख सकते हैं, विजुअली देख सकते हैं कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, तो इसमें स्टॉक्स की वैल्यूज आ गई, या फिर अगर वो डेट म्यूचुअल फंड्स है तो उनको जो इंटरेस्ट पेमेंट मिलने वाली है उसकी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी आउटस्टैंडिंग है मार्केट में ऑलरेडी उन्होंने दे चुके हैं अपने इन्वेस्टर्स को, म्यूचुअल फंड्स ने, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट से जब उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू को, तो आपको नेट एसेट वैल्यू मिल जाती है किसी भी म्यूचुअल फंड की। अब एक बहुत ही बिगिनर्स का एक क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है कि इज अ लो एनएवी गुड? तो मार्केट में जब आप देखते हैं कि स्टॉक्स की जब प्राइस कम होती है तो बहुत उसमें इंटरेस्ट होता है। जो 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए की जो स्टॉक्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, राइट? उनके नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत सारे लोग उनमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। उसी तरह अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी अगर कम होती है तो लोगों के ऊपर एक परसेप्शन होता है जो कि एक्चुअली रॉन्ग परसेप्शन है, उसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों रॉन्ग है। तो एक रॉन्ग परसेप्शन होता है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी अगर कम है, लो है, तो वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें आगे ग्रोथ मिलेगी। और किसी म्यूचुअल फंड की अगर एनएवी ज्यादा है तो उसमें ग्रोथ उतनी नहीं मिलेगी, वो लार्ज कैप स्टॉक जैसा हो गया। और जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी कम है वो स्मॉल कैप स्टॉक जैसा हो गया। लेकिन ये एनालॉजी गलत है। ये जो हम सिमिलैरिटी ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों में पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक तरह से गलत है। वो क्यों गलत है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। One often comes across investors who feel that a fund with a low NAV is cheaper than one with a higher NAV. जैसा हमने बात की, कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि जिन फंड्स की NAV लो है वो चीप है, वो सस्ते हैं कंपेयर टू सम अदर फंड विच हैज ए हायर NAV, जिनकी NAV थोड़ी हाई है। Furthermore, at the time of a new fund offer, NFO जब निकलता है, न्यू फंड ऑफर निकलता है, many distributors
push the new fund by pointing to its low NAV, seeming to indicate that it is available at a bargain. तो जैसे जब न्यू फंड ऑफर्स आते हैं, आपको पता होगा कि न्यू फंड ऑफर्स जनरली 10 की वैल्यू पे आते हैं, उनकी स्टार्टिंग एनएवी 10 होती है किसी भी एनएफओ की। तो जब 10 की वैल्यू होती है और जो बिगिनर्स होते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा इसकी तो एनएवी केवल 10 है, तो ये मुझे सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू सम अदर फंड विच इज ट्रेडिंग एट अ 40, 50, 100 एनएवी। तो कोई और फंड जो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, जिसने काफी दिनों से एईएम कलेक्ट की है, उसकी एनएवी बढ़ गई है, तो उसके रेस्पेक्ट में मुझे ये एनएवी सस्ती मिल रही है, तो हाँ बहुत अच्छा, इस एनएफओ में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक जैसा है, इसकी एनएवी मुझे एकदम बार्गेन पे मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी फंड की स्टार्टिंग जब होती है एनएवी, तो वो 10 से ही स्टार्ट होती है, और एनएवी को कंपेयर करना स्टॉक प्राइस से एकदम ही गलत होगा, क्योंकि हमने उसकी कैलकुलेशन देख ली है। एनएवी इज नॉट सिमिलर टू अ स्टॉक प्राइस। The truth is that NAV itself is of no consequence. इसकी कोई physical consequence नहीं है, इसकी कोई real meaning नहीं है। The idea that a low NAV fund is cheap is a result of investors comparing NAV with stock price. जैसा हमने बात की कि जनरली NAV को लोग कंपेयर करने लगते हैं एक स्टॉक की प्राइस से। तो जो स्टॉक उन्हें कम प्राइस पे मिल रहा है, सस्ती प्राइस पे मिल रहा है, उनको लगता है कि वो उन्हें बार्गेन पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है, लेकिन वो बात NAV में लागू नहीं होती है। A low stock price, when seen in terms of valuation, means a stock is available at a bargain. But this is not true for a fund's NAV. NAV does not tell you whether a fund is cheap or expensive. It just reflects the current value of one unit of the portfolio. कोई भी म्यूचुअल फंड एक कलेक्शन होता है, एक एग्लोमरेशन होता है बहुत सारे स्टॉक्स का, अंडरलाइन स्टॉक्स का। तो एनएवी जो होती है वो केवल उन सारे स्टॉक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंडरलाइन स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करती है। वो अपने आप में उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो एनएवी डज नॉट टेल यू वेदर अ फंड इज चीप और एक्सपेंसिव। फंड में चीप या एक्सपेंसिव नाम की कोई चीज ही नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कोई स्टॉक वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो इन दोनों में कंपैरिजन ड्रॉ करना एकदम गलत है। इसलिए ये मिसकंसेप्शन आप अपने दिमाग से एकदम हटा दें कि अगर किसी फंड की एनएवी लो है तो वो आपको चीप मिल रहा है, सस्ते प्राइस पे मिल रहा है कंपेयर टू सम अदर फंड जिसकी एनएवी हाई। तो एनएवी को कंपेयर करना अभी से आज के बाद आप बंद कर दें, क्योंकि एनएवी की ऐसी कोई कंपैरिजन की कोई मीनिंग नहीं है। एनएवी की बस एक ही मीनिंग है कि आपने अगर एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया तो आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स दिए जाएंगे। अदरवाइज एनएवी की इससे ज्यादा कोई मीनिंग नहीं है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एनएवी की मीनिंग क्यों नहीं है, इसकी कोई रियल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है, ये समझने की कोशिश करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से। हम दो फंड्स यहाँ पे ले रहे हैं, फंड ए और फंड बी। फंड ए में आपने 10,000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की। उस फंड की इनिशियल एनएवी थी, लेट्स से एक एनएफओ था, न्यू फंड ऑफर था, उसकी एनएवी स्टार्टिंग एनएवी 10 थी। तो 10 की एनएवी के हिसाब से आपको कितने यूनिट्स मिल जाएंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 1000। तो 1000 यूनिट्स आपको दे दिए गए। एक साल के बाद उस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया, उस फंड ने 25% की रिटर्न दी। मार्केट ने ऑलमोस्ट उतना ही परफॉर्म किया और इस फंड ने भी अच्छा परफॉर्म किया। 25% की अच्छी रिटर्न आपको मिली एक साल के भीतर। तो अब 25% अगर रिटर्न दे रहा है तो इसकी एनएवी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 12.5, क्योंकि 25% ऑफ 10 होता है 2.5। तो 10 प्लस 2.5 की वैल्यू हो जाती है 12.5। उसकी एनएवी बढ़ के एक साल के बाद हो गई 12.5, और आपके पास यूनिट्स कितने थे? 1000। तो एनएवी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कितनी हो गई? 12,500, राइट। एनएवी हो गई 12.5 और नंबर ऑफ यूनिट्स से 1000, तो 1000 इंटू 12.5 वो वैल्यू हो गई 12,500। तो एक साल में आपकी वैल्यू 10,000 से बढ़ के हो गई 12,500। अब हम दूसरे फंड बी की अगर बात करें, उसमें भी आपने इतनी ही इन्वेस्टमेंट की, 10,000 की ही सेम इन्वेस्टमेंट की। उसकी एनएवी थी उस फंड की 100, तो इस फंड से 10 टाइम्स थी इसकी एनएवी। तो बिगिनर्स को क्या लगेगा कि ये फंड बी तो बहुत महंगा है यार, ये तो 100 का मिल रहा है, और ये फंड ए तो एकदम नया घोड़ा है, एनएफओ है, ये मुझे बहुत ही सस्ते अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है, 10 की एनएवी पे मिल रहा है। तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, एनएवी थी उसकी 100, तो आपको कितने यूनिट्स मिले? 10,000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज 100 यूनिट। 100 यूनिट आपको मिले उस फंड के। उस फंड ने भी 25% की ही रिटर्न दी। रिटर्न दोनों ही फंड ने एक ही जैसा दिया है, क्योंकि मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया, दोनों फंड्स ने भी वैसा ही परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। तो 25% की रिटर्न इस फंड ने भी दी। तो अब इसकी एनएवी क्या हो जाएगी? 100 प्लस 25% ऑफ 100, तो वो कितना हो जाता है? 125। तो इसकी एनएवी 100 से बढ़ के हो गई 125, और आपके पास यूनिट्स कितने हैं? 100। तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई? एनएवी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 125
वो वैल्यू कितनी हो गई 12,500। तो यहां भी 12,500, यहां भी 12,500। दोनों में ही अगर दोनों फंड सेम तरह से परफॉर्म करते हैं, दोनों फंड्स की रिटर्न सेम रहती है, तो एकदम भी मैटर नहीं करता कि आप कितने एनएवी वाले फंड को ले रहे हो, 10 की ले रहे हो या 100 की एनएवी वाली फंड के ले रहे हो। दोनों ने ही अगर एक तरह से परफॉर्म किया है तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आफ्टर 1 ईयर सेम होने वाली है। तो स्टोरी की लर्निंग ये है, स्टोरी का क्रक्स ये है कि ये मैटर करता है कि फंड्स परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। अगर ये फंड 20% परफॉर्म करता और अगर ये फंड 15% परफॉर्म करता तो इस फंड में आपको कम रिटर्न्स मिलते। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर ये 25% रिटर्न दे रहा है और ये आपको 35% रिटर्न दे रहा है, तो हाई एनएवी वाले फंड में भी आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे कंपेयर टू लो एनएवी वाले फंड में। तो मैटर ये करता है कि फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी रिटर्न कैसी आ रही है। ये मैटर नहीं करता कि फंड की एनएवी कितनी है। एनएवी डज नॉट मैटर, एनएवी हैज नो कॉन्सिक्वेंस, नो सिग्निफिकेंस। मैटर क्या करता है कि फंड कैसे हैं, फंड मैनेजर कैसे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो मैटर करता है। तो किसी भी फंड की एनएवी को देख के आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, आप उसके परफॉर्मेंस, उसके फंड मैनेजमेंट के स्टाइल को, उसके पोर्टफोलियो को देख के रिसर्च करके अपनी डिसीजन लेके उसमें इन्वेस्ट करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको अच्छे लगे होंगे और इस इन्फॉर्मेशन से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।